नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना क्या-क्या तैयारियां कर रही है और भविष्य की उसकी रणनीति क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल से, चीन की बढ़ती चुनौती से भारत ही नहीं कई देश भी परेशान हैं। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं वो उससे काफ़ी परेशान हैं। और देश भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, लेकिन भारत भी इस चुनौती से निपटने के लिए अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। भारत ने बहुत सारी तैयारियां पहले भी कर रखी हैं, नौसेना मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन अब भारत की रणनीति यह है कि जो खतरा है वो दोहरा है। हिंद महासागर में अगर चीन की चुनौती है तो अरब सागर में दूसरी तरफ पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान से भी चुनौती रहती है। तो ऐसे में भारत को दोहरे फ्रंट पर चुनौती करनी है, दोहरे फ्रंट पर अपनी रक्षा तैयारियां करनी है। अरब सागर में भी और हिंद महासागर में भी अपने को मजबूत करना है। तो इसके लिए भारत एक रणनीति बना रहा है कि जो अरब सागर और हिंद महासागर में जो बहुत सारे द्वीप हैं और जिन द्वीपों का कोई इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, उनको नौसैनिक अड्डे के रूप में, वायुसेना के अड्डे के रूप में, सैन्य अड्डे के रूप में, ट्राई सर्विस अड्डे के रूप में, जिसमें तीनों सेनाओं का मिला जुला स्वरूप हो, उसके अड्डे के रूप में विकसित किया जाए। अगर हम अभी तक की बात करें तो सिर्फ अभी तक अंडमान निकोबार में ऐसी एक ट्राई सर्विस कमान है जिसमें एयरफोर्स, नौसेना, वायुसेना, थल सेना और कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये जब कारगिल वार हुआ था उसके बाद इस ट्राई सर्विस कमान की स्थापना की गई थी। इसकी लेकिन अभी उतनी मजबूत तैयारियां वहां पर नहीं हैं अंडमान निकोबार में। अब इस ट्राई सर्विस फोर्स को भी वहां पर मजबूत करने की बात चल रही है। और अब हमें जैसे पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप दक्षिण पूर्व में एक कम से कम भारतीय तट से 700 समुद्री मील की दूरी पर है और ये हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। इस द्वीप पर जो हमारी सैन्य गतिविधियां हैं, जो हमारा सैन्य अड्डा अभी काम कर रहा है, अभी छोटा है स्वरूप में, उसको बड़ा करने की तैयारी चल रही है। वहां से जो अरब हिंद महासागर में जितना भी समुद्री परिवहन होता है उस पर नजर रखी जा सकती है और कोई आपात स्थिति आने पर त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। आपको पता होगा कि इसी जो मलस्का जल डमरू मध्य है उसी से सारा 40% तक समुद्री कारोबार होता है। शिप, सारे वाणिज्यिक शिप वहाँ से गुजरते हैं। और अगर कोई भी शिप अगर समुद्र में गुजरना है तो उसी रूट से वो शिप गुजरते हैं। ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीप से पर को नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने से, उसको एक बड़े स्वरूप में लाने से यहाँ पर जल परिवहन पर पूरी तरह से नजर रखना भारत के लिए संभव होगा। तो इसलिए पहली रणनीति तो यह है कि अंडमान निकोबार एएनसी कमांड जिसे बोलते हैं उसको बेहद मजबूत किया जाए। उसको एक नौसैनिक बेड़े के रूप में, एक विमान वाहक पोत जैसे स्वरूप में उसे विकसित किया जाए। यहाँ विमान वाहक पोत की अगर हम बात करें तो भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चाइना के पास उससे बड़े 3 विमान वाहक पोत हैं। इसके अलावा 2 विमान वाहक पोत चाइना और लेने जा रहा है, जबकि भारत 2 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तीसरे विमान वाहक पोत की अभी नौसेना को मंजूरी नहीं मिली है, जबकि नौसेना लगातार इसकी डिमांड कर रही है। ऐसे में अगर भारत किसी निर्जन द्वीप को, एक जो निर्जन जो द्वीप होता है वो द्वीप भी समुद्र के बीच में होता है और ऐसे भारत के पास सैकड़ों द्वीप है समुद्र में, उन द्वीपों में से किसी एक द्वीप को विकसित करता है और वहां पर वायुसेना का अड्डा बनाता है या वहां पे लड़ाकू विमानों का अड्डा बना देता है वहां पर, तो ये वही काम करेगा जो एक विमान वाहक पोत करता है। क्योंकि विमान वाहक पोत भी एक हवाई अड्डा है जो पानी के बीच में होता है, पानी के ऊपर होता है, तो द्वीप भी पानी के ऊपर होता है। तो इन द्वीपों का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है कि वहां पर एयर पट्टी विकसित करके हवाई अड्डा बना के लड़ाकू विमानों को वहां पर स्टैंड बाई रखा जा सकता है और जब जरूरत पड़े तो नेवी या एयरफोर्स उनका इस्तेमाल कर सकेगी। इसी प्रकार लक्षद्वीप के आसपास भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो एक जैसे अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो ये पूरा हिंद महासागर को कवर कर लेता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वो पूरा अरब सागर को कवर कर सकता है। इसी प्रकार अरब सागर में अगर कुछ द्वीपों को इसी प्रकार विकसित कर दिया जाए तो वो भी एक विमान वाहक पोत का काम करेंगे और वो समूचे अरब सागर पर नजर रखेंगे। उसमें पाकिस्तान की हरकतें भी हैं और इसके अलावा समुद्र में कोई दूसरी गतिविधि होती है डकैती की या स्मगलिंग की, उस पर भी नजर रख सकेंगे। तो भारत की ये रणनीति है, एक दूरगामी रणनीति पे विचार चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ इस पर हुआ नहीं है। ये रणनीति चल रही है कि हमारे जो इस तरह के द्वीप हैं, समुद्र में बहुत सारे द्वीप हैं जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्यों न उन्हें विकसित किया जाए और वन टाइम उन पर इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार अगर वहाँ पे
एयरफोर्स स्टेशन बना दिया जाएगा, एक बार वहाँ पर हवाई अड्डा बना दिया जाएगा, तो वो हमेशा के लिए होता है। विमान वाहक पोत तो आज सेना खरीदेगी, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो फिर नया बनाना पड़ेगा, फिर उसकी रिपेयर करनी पड़ेगी। जबकि हवाई अड्डा एक बार बना देने से वो स्थायी है। सवाल ये हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमारे पास स्थायी एक जो हवाई अड्डा है या विमान वाहक पोत है या द्वीप हैं, तो हम क्यों विमान वाहक पोत का इस्तेमाल करें? क्यों ना हम इन द्वीपों को एक विमान वाहक पोत की तरह ही विकसित करें? तो इस रणनीति पे काम चल रहा है और इस पे काफ़ी हद तक गहन मंथन भी चल रहा है। अंडमान निकोबार की जो कमान है वो बहुत महत्वपूर्ण पाई गई है। तो इसी तरह के और कौन-कौन से द्वीप हो सकते हैं जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसके लिए स्टडी की जा रही है, इससे विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में कोशिश यह है कि कुछ द्वीपों को इसी तट पर विकसित किया जाए, जिसमें तीनों सेनाओं की भूमिका रहे। नेवी तो रहेगी रहेगी, समुद्र में है, इसलिए एयरफोर्स भी रहेगी और जहाँ ज़रूरत होगी तो सेना का भी उसमें नियंत्रण रहेगा। तो ट्राई सर्विस कमान की बात रहेगी, जैसे हमारे यहाँ इस सेनाओं के एकीकरण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और उस पे काफ़ी कुछ काम चल रहा है कि जो थिएटर कमान बनाने की बात है, वो थिएटर कमान यही है कि उसमें एक कमांड हो, उसके अंदर वायुसेना भी हो, थल सेना भी हो, नौसेना भी हो और ये जो दूसरी जो फोर्सेज हैं जैसे कोस्ट गार्ड है, ये भी उसमें शामिल हो और जैसे जो बॉर्डर वाले एरिया है वहाँ पर जैसे बीएसएफ है वो भी शामिल हो। तो इस प्रकार की जो रणनीति आने वाले समय में चल रही है, उस पर तेजी से मंत्रालय काम कर रहा है और आने वाले समय में एक जो लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लान भारत का बनेगा, वो इन सारे बिंदुओं को शामिल करते हुए तैयार किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।